मैम। हाँ बेटा, तो कॉलोनियल अग्रेरियन पॉलिसीज ये बताती हैं कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे यहाँ की एग्रीकल्चर को पूरी तरह धीरे धीरे करके बर्बाद किया है। उन्होंने लिटरली हमारे एग्रीकल्चर को, हम लोग एक सबसिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर करते थे, जिसका मतलब है कि हम अपने को खाना खाने के लिए खेती उगाते थे। हमारी पूरी एग्रीकल्चर का उन्होंने कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया। मतलब वो हमारी खेती यानी हमें हमारी जमीन का यूज केवल उन चीजों को उगाने के लिए करना चाहते थे जिससे उन्हें फायदा हो। ये तो पॉइंट नंबर 1 है। बट उस फायदे के लिए भी उनको मैक्सिमम पैसा चाहिए था, इसलिए उन्होंने बहुत सारे सेटलमेंट भी किए, यानी बहुत सारे एग्रेरियन मॉडल्स, रेवेन्यू मॉडल्स रेडी करे। तो हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं रेवेन्यू मॉडल्स। रेवेन्यू का मतलब होता है वो टैक्स फॉर्म जो हम अंग्रेजों को देते थे, और मॉडल्स का मतलब कि उसकी तरकीबें जो वो निकालते थे। पहला है इज्जतदारी सिस्टम, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, इज्जतदारी सिस्टम में यस। इज्जतदार होता है। अगला होता है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट किसने लिया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। वेरी गुड, परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट के जनक कहे जाते हैं। ये नाम अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये आता है। परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार को एज एन ओनर ऑफ लैंड ले लिया गया था, ये मैंने बताया था। तो जो पीजेंट लोग थे वो मेयर टेनेंट बन गए अपनी जमीनों में। दे हैड टू वर्क, और उनके पास में मतलब उसका पूरा जो भी वो लोग उगाते थे उसका की जो मलकियत थी, वो मिल्कियत उनके पास नहीं थी, वो मिल्कियत जमींदारों के पास में थी। जमींदारों का ऑलरेडी परमानेंट सेटलमेंट यानी समझौता हो चुका था अंग्रेजों के साथ में। परमानेंट सेटलमेंट थोड़े पीरियड के लिए नहीं, लंबे पीरियड के लिए किया जाता है, 15, 20, 25 साल के लिए। उसमें ऐसा माना जाता है कि जमींदार ही नहीं, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा भी लगातार रेवेन्यू कलेक्टर रहेंगे। वही जमींदार था जो रेवेन्यू को कलेक्ट करता था, तो वही रेवेन्यू कलेक्टर है परमानेंट सेटलमेंट पे। अगर वो मर जाएगा तो उसके बिहाफ पे उसका बच्चा रेवेन्यू कलेक्ट करके देगा। जो परमानेंट सेटलमेंट को परमानेंट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये फिक्स रहता था। 15 से 20 साल के लिए आपका फिक्स रेट रहेगा कि आपको कितना रेवेन्यू देना है। तो उस बीच में अगर किसानों ने ज्यादा उगा दिया या ज्यादा जमीन पे खेती होने लग गई, तो उसका फायदा सबसे ज्यादा किसको होता था? जमींदार लोगों को ही होता था। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट के चक्कर में क्या हुआ? परमानेंट सेटलमेंट की पॉजिटिव तो कोई कम है नहीं, सारी नेगेटिव ही है जमीन मतलब किसानों के लिए तो। लेकिन इसकी कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा याद रखने लायक है। पहली बात, ये फिक्स्ड टाइम के लिए होता था, फिक्स्ड रेट बहुत लंबे टाइम के लिए होता था। दूसरा, फिक्स्ड रेट पर होता था। जमींदार जो था वो ओनर था, जो एक्चुअल पीजेंट है वो केवल टेनेंट था। पीजेंट लोगों को इतनी भी परमिशन नहीं थी कि वो कॉमन चीजों को, जैसे कि पास्चर्स है, ठीक है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उनको वो यूज कर ले, वो उन्हें यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी जो वो थी मलकियत, वो जमींदारों के पास में थी। फिर अब इससे होने क्या लगा? क्योंकि अब हमें जमीन, अंग्रेजों ने जमींदारों को बोला कि आप हमको अगले 20-25 सालों तक 10% से हमको टैक्स देते रहिए, जो बचेगा वो सब आपका। ठीक, जमींदारों ने इसका नेगेटिव फायदा उठाना शुरू किया। स्टार्टिंग के कुछ टाइम में तो परमानेंट सेटलमेंट में मान लो जितना 100% रेवेन्यू आता था, 100 रुपए अगर रेवेन्यू आया, तो 89 यानी 90 रुपए तक वो अंग्रेजों के पास चला जाता था। जमींदारों के हाथ में 10 रुपए ही बचता था, और जो किसान थे उनके हाथ में तो 1 रुपए भी नहीं बचता था। बट धीरे धीरे क्या सिचुएशन होने लगी कि जमींदार लोग किसानों को बहुत ज्यादा मजबूर करने लगे ताकि वो और पैसा उनसे वसूल सके। और उनको अंग्रेजों को तो फिक्स देना है, तो फिक्स के अलावा वो मैक्सिमम जितना वसूल पाएंगे, मान लो मेरे को हर महीने मान्या को 10 रुपए देने हैं, और वरुण से हर महीने मेरे को 15 रुपए लेने हैं। ठीक है, लेकिन मान्या ने बोल रखा है कि मैं तो आपसे 10 रुपए लूंगी, आप चाहे वरुण से 15 लीजिए, 20 लीजिए, 25 लीजिए, 100 लीजिए, आपकी मर्जी। तो जमींदारों को अब ये बात समझ में आ गई कि अंग्रेज तो लॉ से चलते हैं, ये तो केवल उतना ही पैसा लेंगे जितना इन्होंने हमारे साथ डील किया हुआ है, तो अब हम क्या करें, हम ना जमींदारों से और पैसा वसूलते हैं। तो उन्होंने जमींदारों को और ज्यादा एक्सप्लॉइट करना शुरू करा। तो परमानेंट सेटलमेंट ने पूरी कमर तोड़ दी एग्रीकल्चर की, क्योंकि जब किसान के पास पैसा ही नहीं बचेगा तो वो खाद के लिए, बीज के लिए, भाई खेती की भी तो लागत होती है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि खेती ऐसी हो जाती है। बीज के लिए पैसा, खाद के लिए पैसा, और जितनी जरूरतें होती है खेती की चीजों में, हमारी एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज नहीं हो सकी। किसान के पास कभी इतना पैसा आया ही नहीं कि वो बिजली, ट्रैक्टर, थ्रेशर और मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग को सीखे। समझ गए? आप मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग तभी सीख सकते हैं जब आप डेवलप्ड है, आपके पास पैसा है। बट हमारे किसान हमेशा इतने गरीब रह गए कि वो बेचारे मुश्किल से 2 वक्त का खाना ही खा पाते। तो धीरे धीरे करके और एरिया को जमींदारों ने कंट्रोल में कर लिया।
दिया अब तुम इस जमीन पर भी खेती करो, क्योंकि अंग्रेजों को तो उन्होंने फिक्स देना है। तो मान लो पहले केवल चेरी काउंटी में खेती होती थी, अब अजनारा होम से लेकर के ली गार्डन सब जगह हमने खेती करना शुरू कर दिया, लेकिन अंग्रेजों को तो हमने फिक्स पैसा देना है, उनके अलावा जो बच गया वो जमींदारों की जेब में जाने लगा। तो धीरे धीरे करके पूरा करप्शन फैल गया परमानेंट सेटलमेंट में, जमींदार लोग अपनी जेब बहुत ज्यादा भरने लगे, और उसके बाद में धीरे धीरे करके अंग्रेज लोगों को भी बहुत ज्यादा इस चीज का फायदा नहीं हुआ। इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा एंड में किसको होने लगा? जमींदारों को। किसको ये बात समझ आ गई? मुझे आ गई। तो परमानेंट सेटलमेंट में स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा उन्होंने किया हमारे साथ बुरा, लेकिन जमींदारों ने कुछ कम नहीं किया, उन्होंने भी हमारी नैया अच्छे से डुबोई है। तो परमानेंट सेटलमेंट आई थिंक तुम लोगों को अपना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन बेटा आता है, इफेक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में मैंने क्या क्या लिखाया है? मैम किसने इंट्रोड्यूस की है? कन्वर्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और किस 1793 में करी है। और फिर मैम आपने कवर्ड एरियाज लिखवाए हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और सम पार्ट ऑफ यूपी। फिर जमींदार्स agreed hereditary land rights over land with farmers reduced to tenure. Farmers cannot use irrigation canals, fishing ponds, pasture, etc. And zamindars had to pay fixed revenue of land revenue every year. ओके ओके ओके, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट में नीचे लिखो इफेक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑन पीजेंट, कि परमानेंट सेटलमेंट का किसानों पर क्या नुकसान हुआ। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑन पीजेंट्स। ठीक है, को पॉइंट्स में लिखना है। पीजेंट्स हैड टू पे revenue even if their crop failed। अगर उनकी क्रॉप फेल भी हो जाती थी तब भी वो लोग जबरदस्ती कर्जा चढ़वा करके किसानों के ऊपर उनको पैसा उनसे जबरदस्ती वसूला जाता था। ठीक है, यस मैम। जमींदार imposed many illegal taxes on peasants। जमींदार लोगों ने पीजेंट पे बहुत ज्यादा इलीगल टैक्स लगा दिए और उनको बहुत परेशान किया। ठीक है, जब ये दो लिखना है तो बता देना। इसमें थर्ड पॉइंट है, मैं इफेक्ट तुम लोगों ने हेडिंग तो लिखी ली होगी, इसका थर्ड पॉइंट ऊपर लिख दे रही हूँ। मैनी पीजेंट्स वर एविक्टेड, बहुत सारे पीजेंट्स को भगा दिया गया उनकी जमीनों से, क्योंकि अगर वो टैक्स नहीं पे कर पाएंगे तो उनकी जमीन जब्त कर ली जाएगी और उस जमीन से उनको भगा दिया जाएगा। परमानेंट सेटलमेंट में इस हद तक इन लोगों ने परेशान करा किसानों को। मैनी पीजेंट्स वर एविक्टेड फ्रॉम देयर लैंड। ठीक है, दिस क्रिएटेड मैनी लैंडलेस। अब जो पीजेंट है उनके पास बेटा जमीन भी नहीं है, क्या करेंगे वो? परमानेंट सेटलमेंट में अंग्रेजों को फिक्स देना है और किसानों से ढेर पे ढेर सारा टैक्स लगा दिया जमींदारों ने इलीगल, और उन्होंने बोला कि अगर तुमने ये टैक्स टाइम पे नहीं दिया तो तुम्हारी जमीन को हम हड़प लेंगे। और उन लोगों ने जमीन हड़पना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत बार सूखा पड़ जाता था, बाढ़ आ जाती थी तो किसान की फसल बर्बाद हो जाती थी। फिर भी टैक्स तो उसने पे करना ही है, क्योंकि सरकार टैक्स तो लेगी ही लेगी। उस केस में उसको उन लोग क्या करते थे, उनकी जमीन हड़प के उनको भगा देते थे। अब वो तो लैंडलेस हो गए, तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था और उनको मजदूरों की, लेबर्स की तरह किसी दूसरे की फील्ड में काम करना पड़ता था, और फिर जो किसान है वो गरीब पे गरीब होते चले गए। ओके, आ गया ये सबको समझ में? मैम बेटा मैम थर्ड पॉइंट में वर्ड क्या है? मैनी पीजेंट्स वर एविक्टेड। एविक्ट का मतलब होता है किसी को भगाना, EVICTED। अभी ठीक है? ओके मैम।
Many peasants were evicted from their land. बहुत सारे peasants को उनकी जगहों से भगा दिया गया और उससे बहुत सारे landless peasants create हो गए. ठीक है? Yes, ma'am. Okay, fine. जल्दी से लिखो 1 सेकंड के अंदर. Ma'am, done. Okay, fine. सबका हो गया? मैम Yes, ma'am. Okay. मान्या तुम्हारा हो गया बेटा? यस मैम. ओके फाइन. अगर डालो महलवारी से सेटलमेंट. ठीक है. महलवारी सेटलमेंट. पहला पॉइंट इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने शुरू की थी बताओ? इंट्रोड्यूस्ड बाय होल्ट मैकेंजी in 1822. किस एरिया इंट्रोड्यूस्ड इन यूपी? एमपी, पंजाब. ठीक है. तो होल्ट मैकेंजी MA है बेटा यहाँ पर. होल्ट मैकेंजी ने 1822 में महलवारी सेटलमेंट को पंजाब, MP और यूपी में इंट्रोड्यूस किया. ठीक है. महलवारी सिस्टम में क्या है? ये जो सेटलमेंट था ये कंपनी की लगभग 30% टेरिटरी में था. मतलब अगर कंपनी इतने बड़े सर्कल में थी तो लगभग उसके 1/3 पोर्शन में महलवारी सेटलमेंट को लगाया गया. ठीक है. चलो, क्या ये तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जो टर्म महल होता है, महल का मतलब होता है विलेज. महलवारी समझने की जरूरत है. इसको ऐसे अंडरलाइन कर लो और यहाँ ब्रैकेट में लिख लो कि महल का मतलब होता है विलेज. ठीक है. सो इन दिस सेटलमेंट व्हाट हैपेंड कि जो टैक्स वाली जगहें थी उनको महल्स में कन्वर्ट कर दिया गया. मतलब जिन जिन जगहों से टैक्स लेना था उन सारी जगहों को एक महल में कन्वर्ट कर दिया गया. मतलब जैसे कई घर मिला के एक गांव होता है, वैसे कई 2-4 गांव मिला के एक महल, बड़ा विलेज या महल को रेडी किया गया. ठीक. तो एक महल में कई सारे घर भी हो सकते थे और एक महल में कई सारे गांव भी आ सकते थे. ठीक. डिपेंड करता था कि किस तरह का सेटलमेंट हुआ. ठीक. ओके. तो मैकेंजी को क्योंकि अब ये वाला विलेज के ऊपर क्यों आया, इसका मतलब ये है कि जो आप अब जमींदारी सिस्टम में जो परमानेंट सेटलमेंट में था, जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा था वो जमींदार कलेक्ट कर रहा था. महलवारी सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है. महलवारी सिस्टम में जो अंग्रेज होंगे वो टैक्स इस पूरा जो महल होगा, उस महल का जो लीडर होगा, उसका जो हेड होगा, उससे वो लेंगे. समझ में आ रहा है? और ये जो महल का लीडर होता था इसको लंबरदार बोलते थे. लंबरदार, किसी ने वर्ड सुना हिंदी का? तो नहीं सुना है. तो ये रहा विलेज. किसका विलेज है? ये मान्या का विलेज है. चलो भाई, ये मान्या का विलेज है और मान्या है लंबरदार. मान्या लंबरदार क्योंकि इसकी इस गांव में बड़ी इज्जत है. और ये रहे इस गांव के अंदर, ये रहा वरुण का घर, ये है आदि का घर, ये VA, ये समृद्धि का घर, ये है मैम का घर, और कौन बच गया? ये है शाश्वत का घर. ये हम सबके घर है. ठीक है. और मान्या खुद का घर भी तो होना चाहिए, नंबरदार है तो क्या हुआ. ठीक है.
ये रहा मान्या का घर। इस गांव में हम 6 लोगों का घर है, हम 6 लोगों का हेड है मान्या। जैसे आजकल गांव में पंच सरपंच नहीं होते और जो मुखिया होते हैं गांव के, तो मान्या की बड़ी इज्जत है, तो हम लोगों ने इसको गांव का हेड बना रखा है। अभी सरकार वाले यानी ब्रिटिशर्स आएंगे तो वो मान्या से पैसे मांगेंगे कि हाँ आप लाओ भाई पूरे विलेज का इकट्ठा, और ये विलेज हेडमैन मान्या की जिम्मेदारी है कि वो हम लोगों से टैक्स वसूल करके इनको दे। किस किस को ये बात समझ आ गई? मैम आ गई। मैम आ गई। तो ऐसा किया क्यों अंग्रेजों ने? भाई परमानेंट सेटलमेंट जितनी बुरी तरह से फेल हुआ और जितनी बुरी तरह से उनकी बदनामी हो गई अंग्रेजों की कि ये लोग तो बहुत ज्यादा लूट रहे परमानेंट सेटलमेंट से, परमानेंट सेटलमेंट में जमींदारों ने कुछ ज्यादा ही अपना जेब भरना शुरू कर दिया। तो फिर कुछ पार्ट में यानी पंजाब वाले रीजन में और यूपी के कुछ रीजन में और कुछ एमपी के रीजन में अंग्रेजों ने नई नीति अपनाई, नई पॉलिसी, और वहां पर उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को न लगा करके महलवारी सिस्टम को लगाया 1822 में, क्योंकि होल्ट मैकेंजी को ऐसा लगता था कि विलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो विलेज का ही कोई आदमी होना चाहिए जिससे हम पैसा लेंगे। तो उन्होंने पूरे रीजन को छोटे छोटे विलेजेस में कन्वर्ट की बांटा, और हर एक विलेज को एक महल बुलाया, उस महल का एक लंबरदार होता था, वो लंबरदार बाकी सारे लोगों से टैक्स वसूलता था, और अल्टीमेटली सरकार आकर के ये लंबरदार से टैक्स लेती थी। ठीक है, चलो ये बात सबको समझ में आ गई। इतना लिख लिया हो तो मैं इसको हटा दूं? यस मैम। ओके, यस मैम। अगला पॉइंट लिखो, revenue was collected revenue was collected एक मिनट revenue was collected by a village headman known as लंबरदार। ठीक है, यस यस मैम। revenue was collected from each महल, ब्रैकेट में लिख दो विलेज। ओके, पांचवा पॉइंट, लंबरदार gave collected revenue to ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, यस मैम। सारे पॉइंट लिख लिए? मैम एक सेकंड लास्ट वाला लिखना। सबसे ऊपर वाला हटा दो। यस मैम। यस मैम। छठवां पॉइंट है, रेवेन्यू वॉज नियरली 50% ऑफ टोटल प्रोड्यूस, यानी जितना भी प्रोड्यूस होता था उसका कितना, लगभग 50%। अगर 10 किलो अनाज तुमने प्रोड्यूस करा है तो लगभग 50% गवर्नमेंट ले जाती थी रेवेन्यू के तौर पर। ठीक है, यस मैम। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, परमानेंट सेटलमेंट में क्या रेवेन्यू फिक्स था? नो मैम। नो मैम। परमानेंट सेटलमेंट में रेवेन्यू फिक्स नहीं था कि अंग्रेजों को तो इतना ही देना है। मैम परमानेंट सेटलमेंट में था। परमानेंट सेटलमेंट में रेवेन्यू फिक्स था। अंग्रेज बोले थे तुमको 50 करोड़ कमाने, 50 करोड़ कमाओ, हमको 5 लाख चाहिए। फिर चाहे तुम्हारे 0 आते हो तब भी 5 लाख चाहिए, तुम्हारे 5 करोड़ आते हो तब भी 5 लाख चाहिए। और मोस्ट केसेस में जो किसान थे उनके 0 आते थे तब भी उनको 5 लाख देने पड़ते थे। तो फिक्स था परमानेंट सेटलमेंट में रेवेन्यू।
15-20-25 सालों के लिए फिक्स, जैसे सबकी सैलरी फिक्स होती ना वैसे फिक्स देना पड़ता था अंग्रेजों को रेवेन्यू, समझ गए। लेकिन महलवारी में ऐसा नहीं था। क्या लिखोगे यहाँ पर, रेवेन्यू डिमांड was not fixed, ये फिक्स नहीं था बच्चा, it was not fixed और it was revised periodically, ठीक है। रिवाइज का मतलब चेंज कर लेते थे कुछ टाइम के बाद वो लोग, क्योंकि उनको अगर ज्यादा पैदा हो रहा था तो वो चेंज करके बढ़ा देते थे, कम पैदा हो रहा तो चेंज करके घटा देते थे, तो वो चेंज करते रहते थे। रेवेन्यू डिपेंड करता था कि तुम कितना उगा रहे हो, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट की तरह यहाँ रेवेन्यू फिक्स नहीं है। तो 2-3 चीजें हैं जो परमानेंट सेटलमेंट से एकदम अलग है, क्योंकि अगर तुम डिफरेंस नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें याद नहीं होगा। परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार होता है जो कि पीजेंट लोग, जमींदार, एक जमींदार के अंदर ढेर सारे गांव आते हैं और जमींदार के जो लोग होते हैं वो किसानों से पैसे लेते हैं टैक्स और सरकार को देते हैं। लेकिन रेवेन्यू सेटलमेंट में एक विलेज को महल बुलाते हैं और महल का एक मुखिया होता है, वो जमींदार नहीं होता, वो महल का मुखिया होता है। वो मुखिया गांव के मुखिया के जैसे, वो उसको लंबरदार बुलाते हैं, जमींदार नहीं बुलाते। वो लोगों से पैसा लेता है और अंग्रेजों को देते हैं। परमानेंट सेटलमेंट 20-25-30 सालों के लिए किया जाता था। महलवारी सेटलमेंट 20-25-30 सालों के लिए नहीं किया जाता था। इट वॉज फॉर सम टाइम, लिमिटेड टाइम के लिए, और ये हेरिडिटरी भी नहीं था। क्या महलवारी सेटलमेंट हेरिडिटरी है? लेकिन परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार, उसका बेटा, उसको लैंड का ओनर मान लिया गया। लेकिन महलवारी सिस्टम में ऐसा नहीं है, ठीक है। यस मैम। ओके, यस मैम। ओके। अब इसका सिटीजन्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इवन अंडर दिस सिस्टम, ब्रिटिशर्स का कोई भी सिस्टम ने हम लोगों को कभी फायदा नहीं पहुंचाया। तो इस सिस्टम के अंदर भी किसानों की अच्छी मार पड़ती थी, उनकी तभी भी हालत खराब थी, इसलिए मैं इसको लिखवा नहीं रही हूँ, ठीक है। तो इस वाले सिस्टम में भी एग्रीकल्चर में कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ, ठीक है। लिख लिया सबने ना? यस मैम। अगला डालो रयतवारी सिस्टम। ये बेटा अकेला सिस्टम है जो नॉर्थ इंडिया में नहीं लगा। अभी इसके सबसे परमानेंट सेटलमेंट हमने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लगाया। महलवारी सिस्टम में हमने पंजाब, मध्य प्रदेश और यूपी के कुछ पार्ट पे लगाया। रयतवारी वो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया। कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? साउथ में। कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? साउथ इंडिया। जिसको बोलते हैं मद्रास। फिलहाल चेन्नई जो है, मद्रास प्रेसिडेंसी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में ये हुआ था। किसने शुरू किया था? पता नहीं। थॉमस मुनरो। इसको मुनरो सेटलमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। आगे लिख लो, ये थॉमस मुनरो ने लगाया था और इसको मुनरो सेटलमेंट भी कहते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मुनरो सेटलमेंट। किस किस को बात समझ आ गई? तो ये रयतवारी सिस्टम जो है ये अकेला सिस्टम है जो नॉर्थ में नहीं लगाया गया। कहाँ लगाया गया है? साउथ में, ठीक है। तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी में लगाया गया, थॉमस मुनरो ने लगाया था इसको, ठीक है। आता है ये पेपर में हमेशा ऑलमोस्ट, ठीक है। मैम पेपर में क्या कि इनके नाम लिखो? नहीं, कि पेपर में सिस्टम को डिस्क्राइब करना आता है 2-3 नंबर में। नाम तो आते ही है एक एक नंबर में किसने इंट्रोड्यूस करा, बट पूरा शॉर्ट टाइप और डिस्क्रिप्टिव भी आता है। ये तो बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, ओके मैम। ठीक है। यस मैम। ओके, और ऐसा क्यों? ये बहुत छोटा सा सिस्टम है। साउथ इंडिया में बेटा नॉर्थ इंडिया के जैसे जमींदारी सिस्टम कभी था नहीं।
वहां पे वो लोग जमींदारी सिस्टम फॉलो नहीं करते थे कि गांव होगा, गांव का एक जमींदार होगा, जमींदार के वो टैक्स कलेक्ट करेगा, जमींदार की मानी जाती थी गांव की जमीन, और किसानों के ऊपर पूरा दबदबा था जमींदार का। साउथ इंडिया में ये सब नहीं होता था। साउथ इंडिया में जो किसान थे उसको किसान नहीं बुलाते, पीजेंट नहीं बुलाते, उसके लिए एक टर्म था, उसको बोलते थे रैयत, और इंग्लिश में रैयत। रैयत बोलते किसान को, और किसान से डायरेक्टली, अब ये वाला सबसे अलग है। पहले वाले केस में किसान जमींदार को देगा टैक्स, जमींदार देगा ब्रिटिशर्स को, और बीच में वो खा लेता था अपना मुनाफा। दूसरे वाले केस में किसान देगा लंबरदार को, लंबरदार देगा ब्रिटिशर्स को, उसको बोलते हैं महल। इस वाले सिस्टम में रैयत यानी किसान डायरेक्टली किसको टैक्स देता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इसमें कोई बीच में बिचौलिया नहीं है जिसके थ्रू वो टैक्स पे करेगा। समझ गए? अरे हाँ ना तो बोलो। यस मैम। यस मैम। तो ये देखो, दिस लैंड सेटलमेंट वाज मेड डायरेक्टली। ये सेटलमेंट जो है वो डायरेक्टली किसके साथ हुआ? विद रैयट्स, इसको बोलते हैं पीजेंट्स। ओके, लिख लिया? ऊपर वाला हटा दूं? ये फर्स्ट हटा दूं ना? मैम पीजेंट्स मैम फार्मर को भी कहते हैं ना? हाँ, एक ही बात है बच्चा, एक ही बात है। ये फर्स्ट तो लिख लिया होगा, फर्स्ट हटा दूं? यस मैम। ओके, इन दिस सिस्टम, इस वाले सिस्टम में रेवेन्यू was not collected by जमींदार और लंबरदार। ना तो लंबरदार कलेक्ट करेगा, ना जमींदार कलेक्ट करेगा, but was taken directly from रैयट्स। ठीक, तो इस वाले सिस्टम में ना तो जमींदार पैसा कलेक्ट करने आएगा, ना लंबरदार पैसा कलेक्ट करने आएगा। जो ब्रिटिशर्स होंगे वो लोग डायरेक्टली रैयत से पैसा, क्योंकि रैयत को ही लैंड का मालिक माना जाता था साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया के जैसा नहीं कि जिसकी जागीर जमींदार को माना जाता है रियल ओनर, और उसका और उसके बेटे सबका हेरिडिटरी राइट लगता है। साउथ इंडिया में जो रैयत थे वो ही डायरेक्टली वहां पे लैंड ओनर थे। और यही सिस्टम है कि रैयत वाली सिस्टम ने कंपैरेटिवली उन दोनों सिस्टम से बेटर परफॉर्म किया है, क्योंकि यहाँ पर किसानों से डायरेक्टली टैक्स वसूलती थी गवर्नमेंट। बात ठीक है नहीं? यस मैम। ओके, अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, इन रैयत वाली सिस्टम देयर वर नो इंटरमीडियरीज टू कलेक्ट रेवेन्यू, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। वेरी गुड। इंटरमीडियरीज का मतलब जो लोग बीच में बिचौलिए का काम कर रहे हैं, इंटरमीडिएट बीच में, जो इन द मिडिल। तो इंटरमीडियरीज नहीं है रैयत वाली सिस्टम में, ठीक है। लेकिन क्या इसमें रेवेन्यू कम लेंगे ब्रिटिशर्स? नहीं। रेवेन्यू टू हाई। इसमें भी वो लोग रेवेन्यू भले ही डायरेक्टली लेते थे, लेकिन तब भी बहुत ज्यादा रेवेन्यू वसूल करते थे, ठीक है। इवन इफ क्रॉप डिस्ट्रॉयड, अगर क्रॉप डिस्ट्रॉय भी हो जाती थी तब भी वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू वसूलते थे, ठीक है। यस मैम। ठीक है, दिस सिस्टम टू, ठीक है, exploited
फार्मर्स। इस सिस्टम ने भी फार्मर्स को बहुत एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। ओके, किस किस को ये बात एकदम समझ आ गई? मैम अगर क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाते थे तो मैम ये लोग रेवेन्यू कैसे देते थे फिर? पुराना जो सेव करके रखा होगा, जैसे आप लोग अभी सैलरी में ऑमलेट को मिलती, थोड़ा बहुत बचा के रखते हैं ना, वो घर बेच दो, जमीन बेच दो, मान लो तुम्हारे पास में 50 एकड़ होता है, एकड़ इज अ यूनिट ऑफ लैंड, 50 एकड़ यूनिट है जमीन का। तुम इस बार तुम्हारी फसल डिस्ट्रॉय हो गई तो वो कहेंगे तुम अपना 1-2 यूनिट लैंड बेच के वो पैसा किसी और से लो और हमें दो, समझ गए? तो धीरे धीरे तुम्हारी प्रॉपर्टी भी बिक जाती थी, और जब तक प्रॉपर्टी नहीं बिक जाती तब तक ये लोगों को चैन नहीं मिलता था। तो पहले तो ये खूब पैसा वसूलते थे, और गलती से अगर क्रॉप फेल हो जाए तो फिर ले लेते थे। 1 मिनट में ही मीटिंग एंड होने वाली है, तुम लोग जल्दी से उसको नोट कर लो, और फिर रिज्वाइन नहीं करना है क्योंकि चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ठीक है। कॉमर्शियल